हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। तबाही आई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है वहाँ बादल फट गया है, पूरा का पूरा गाँव बह गया। नदी जो पानी की होती है वो मलबे की नदी बन गई है। डिटेल 3D मैप के जरिए आपको बताएंगे। सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, तो किन राज्यों के वो राज्यपाल रह चुके थे, कई सारे राज्य, तो इम्पॉर्टेंट है जानना। आईटी मद्रास में एक आर्मी रिसर्च सेल स्थापित हुआ है, तो उसका नाम क्या रखा गया है, जिसका उद्घाटन सेना प्रमुख ने किया है। एक प्रस्तावित डैम है बनना ताजमहल के पास में, तो ये अब खतरा ये भी है कि ताजमहल की नींव ना खराब हो जाए उस डैम की वजह से। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को वैज्ञानिक आकलन के लिए कहा है। डिटेल बात करेंगे। एनसीईआरटी में क्लास 3 से 12th के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं। वो क्या है? बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 जो है ना वो 1 अगस्त से लागू हो गया है। तो इनके तहत किन किन कानूनों में संशोधन किए गए हैं एक ही कानून के जरिए। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की है और उसमें रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। तो रेपो रेट क्या है और क्या होता है ये रेपो रेट, द्विमासिक मौद्रिक नीति क्या होती है, समीक्षा क्या होती है, सब चर्चा करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना। और बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उनसे अपील है ज़रूर कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन बस कि 71st बीपीएससी का एग्जामिनेशन है 13 सितंबर को। वक्त बहुत कम है, तो 30 दिन का पूरा प्लान लेकर आए हम लोग। और आपको बताऊं कि 2 क्लासेस डेली चलेंगी। पूरा ये MCQ PYQ होगा। ओके, एक क्लास जो है ना वो 1:30 बजे से होगी, जो अभी हिस्ट्री की होगी, और एक क्लास 3 बजे से होगी, जो राज व्यवस्था की होगी। उसके बाद फिर 10 दिन बाद अलग अलग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब कुछ कराएंगे हम। 30 दिन में पूरा का पूरा MCQ PYQ सब कुछ कराया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों सर जो है ना, सत्येंद्र सर और अविनाश सर, दोनों पूरा आपको कवर कराएंगे, पूरी तैयारी करा देंगे 30 दिन में ही। ओके, PYQ के ज़रिए। तो टाइम ध्यान रखिएगा, 1:30 बजे आपको यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पे आना है और फिर 3 बजे आना है। ये महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में बादल फटने से एक गाँव बह गया और इसमें कईयों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग लापता हो गए हैं? आंसर क्या होगा? उत्तरकाशी। ये इंपॉर्टेंट है। ये घटना कब की है? 5 अगस्त की है और गांव का नाम है धराली। धराली गांव पूरा का पूरा फ्लश आउट हो गया, बह गया। तो इस चीज़ को मैप के ज़रिए देखते हैं हम, ठीक है, तो ताकि बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो ये अपना प्यारा भारत है और यहाँ पर ये उत्तराखंड देख रहे हैं। और उत्तराखंड में इस जगह पर ये जो लोकेशन दिख रहा है ना, यहीं पर है वो जगह। उत्तरकाशी का गांव है धराली। धराली गांव है। और ये जो जिला है ना उत्तरकाशी, ये समुद्र तल से 800 से 6900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ का जो बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, अगर हम नज़दीक से देखेंगे, देखिए इस तरीके से, तो बहुत बड़ा जो पूरा क्षेत्र है वो साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। और ज़िले के कई सारे हिस्से ग्लेशियर में रहते हैं। हालांकि ये जो गांव है वहाँ पर ग्लेशियर नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे है, ग्लेशियर से नीचे है। ओके, और इसी ज़िले के पास, मतलब इस गांव के ऊपरी हिस्से में काफ़ी ऊंचाई पर फिर गंगा यमुना नदियों का जो क्षेत्र है, और गंगोत्री यमुनोत्री, उसके पास बर्फ़ से ढका हुआ स्रोत है। ठीक है, तो उत्तरकाशी के एक पहाड़ पर 5 अगस्त की यानी कल दोपहर को बादल फट गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ देखिए आप, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए उस समय वहाँ लोगों ने वीडियो बनाया, दूसरे पहाड़ पर जो रह रहे थे उन लोगों ने। ये देखिए किस तरीके से ये बादल फटने के बाद वहाँ एक बड़ा सा नाला था, उसमें पानी आ गया भयानक ढंग से। और ये पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पानी का सैलाब है, उसके साथ ढेर सारा मलबा है, यानी मड स्लाइड कहा जा रहा है। आमतौर पर जो लैंड स्लाइड आप सुनते हैं ना, यहाँ पर मड स्लाइड है। ये देखिए पूरा का पूरा पहाड़ वगैरह। और ये घर किस तरह से, ऐसे लग रहा है कि ताश के पत्ते की तरह उड़ते जा रहे हैं। और इसमें लोग रह रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन सब चपेट में आ गए और पूरा गांव जो है ना वो बह गया किस तरीके से। ओके, तो बड़ा ही दुखद ये घटना हुई है उत्तराखंड में। और मात्र ये 34 सेकंड लगा है
संभलने का मौका भी नहीं मिला। पूरा पूरा गांव, ये देखिए अब गांव आपको नज़र आ रहा है, बस इधर के कुछ हिस्से बचे हुए, कुछ घर, बाकी ये मेन जो पूरा इलाका था वो पानी में बह चुका है, पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। और आपको ख़ास बात बताऊं यहाँ पर कि ये इसके बाद देखिए यहाँ से ये मड आ रहा है। मड मतलब मिट्टी, मिट्टी पूरी फैली हुई है। और जो वहाँ नदी है, ये खीर गंगा नदी कहते हैं इसको, वो पानी की नदी, मलबे की नदी बन गई है। एक और वीडियो देखिए ये इस तरीके से, और इसमें ये मिट्टी बह रही है, मड है, कीचड़ है, पत्थर हैं, वो बहते जा रहे हैं नदी में। और ये जो क्षेत्र है ना, धराली गांव है, वो गंगोत्री जाने वाले रास्ते का मुख्य पड़ाव है। गंगोत्री जाएंगे तो उसी से होकर जाएंगे आप, और वहाँ पर कई सारे होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे थे, और उसमें जो रुके हुए लोग थे वो सब फ्लश आउट हो गए। कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक, जो जब तक मैं ये कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर रहा था तब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और 60 से ज़्यादा लोग लापता थे। लेकिन आशंका है कि इससे कई गुना ज़्यादा लोग जो है ना वो मारे गए होंगे। और इसमें सेना के कैंप के जवान भी शामिल हैं जो गायब हो गए हैं, फ्लश आउट हो गए। ये देखिए ना, ये मड है, पूरी मिट्टी है, कीचड़ है। ये भयंकर तबाही कैसे हुई है? बादल फटने की वजह से। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सब की टीमें जो है ना वो लगाई गई हैं, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और आपको एक बार और ये वीडियो मैं दिखा देना चाहता हूँ। इस तरीके से ये पानी आया है बादल फटने के बाद से, और इसमें सेना के तमाम फोर्सेस, ये सब कुछ वहाँ पर लगाए गए हैं। ओके, इस तरीके से ये पानी आया है। और अचानक से बहुत ज़्यादा जब पानी आ जाता है तो फिर पानी के सामने कुछ रुकता नहीं है। ओके, एक बार और देख लीजिए आप किस तरीके से ताश के पत्ते की तरह ये सारे घर, ये देखिए लोग भाग रहे हैं, कार में बैठ के भाग रहे हैं, लेकिन उनको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। और ये पूरा का पूरा घर जो है ना ऐसे बिखर गया है चंद सेकंड के अंदर में। 34 सेकंड लगे हैं वहाँ से यहाँ तक पानी आने में, और ये पूरी की पूरी बर्बादी होने में। अब सवाल ये होगा कि आखिर बादल फटना होता क्या है? देखिए एक वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ना अचानक से ढेर सारा बादल है, अचानक से ढेर सारा पानी यहाँ पर गिर गया है। ये देखिएगा, ये बादल है और अचानक ढेर सारा पानी ये इस तरफ से गिर गया है। ये उत्तराखंड वाला नहीं है, बल्कि ये कहीं और का है, दूसरी जगह का है। ये मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ कि बादल फटना होता क्या है। बादल फटने का मतलब बादल फट जाना नहीं होता है, ठीक है। होता यह है कि छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उसको बादल फटना कहते हैं, ठीक है। मतलब इतनी तेज कि बहुत सारा पानी एक साथ आ गया। जैसे आप पॉलीथीन में पानी को भर लें और उसको ब्लेड मार दें नीचे से, अचानक से जो पानी गिरता है एक तरह से वही हो गया बादल फटना। इसको अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हुआ। बादल फटने का एक विशिष्ट परिभाषा भी दिया हुआ है। लगभग 10 बाई 10 किलोमीटर क्षेत्र में 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाए तो उसको बादल फटना कहते हैं। इसी परिभाषा में अगर उसको छोटा कर दीजिए तो आधे घंटे की अवधि में 5 सेंटीमीटर अगर बारिश हो जाए तो बादल फटना कहते हैं। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े इलाके में, ठीक है, इतना चौड़ाई और इतना लंबाई, उसमें अगर 100 लीटर या उससे ज़्यादा पानी बरस जाए तो 1 घंटे में तो समझ लीजिए कि बादल फटना हो गया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, ठीक है। अब बारिश होती है तो पानी बहता है, उसकी एक धारा है, पहाड़ों पे नाले वगैरह बने हुए हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी इस तरह से गिर जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो ये नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके पानी के निकलने का रास्ता भी तो चाहिए और वहाँ घर वगैरह बने हुए हैं। तो जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको, मिट्टी को, उसको सबको बर्बाद करते हुए आगे बढ़ेगा। अब सवाल ये होगा कि आखिर बादल फटते क्यों हैं, क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है? देखिए क्या होता है ना कि बादल कैसे बनते हैं, जो समुद्र का जो पानी है वो भाप बना, या नदी का पानी या आसपास के भाप बना, तो वो भाप जो है ना ऊपर गया और वो उसके जो वाटर वेपर्स हैं वो इकट्ठे हुए, तो वो जैसे ही पहाड़ की ओर गए, अब आमतौर पे तो थोड़ी गर्म स्थिति होती है
सामान्य मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन जब पहाड़ की ओर जाते हैं, ऊंचाई होती है, ऊंचाई में क्या होता है, वहाँ ठंडा होता है। तो ठंडा होता है और अचानक अगर पहाड़ से टक्कर हुई उसकी, या वहाँ पर अचानक वो टेम्परेचर डाउन हो गया, तो पानी जो हो ठंडा हो गया। जैसे कि कैसे कहेंगे आप, जैसे कि फ्रिज से कोई ठंडा बोतल आप निकालते हैं ना, तो उसके सतह पर पानी जम जाता है, और अगर आप छोड़ दीजिए तो पानी जहाँ पर आप रखेंगे ना टेबल पे, वो पूरा पानी पानी हो जाएगा। कहाँ से पानी आया, तो वातावरण में जो मॉइस्चर है वहीं पर जम गया और वहीं पानी आ गया। ऐसे ही वहाँ क्या है ना, अब बादल गया और वहाँ पर अचानक से एक ऐसा ठंडा इलाका आ गया, प्रेशर क्रिएट हो गया कि जिसकी वजह से वो सारा पानी एक साथ बह गया। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, तो इसी को कहते हैं ये फट जाना, और इसी वजह से ये होता है। मानसूनी जो हवा है ना, वो हिमालय से टकराते हैं और बड़ी मात्रा में एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। ठीक है, वही बादल फटना हो गया। और ख़ास तौर पर मानसून के क्षेत्र में, मानसून के समय में ज़्यादातर घटनाएं ये हिमालयी क्षेत्रों में होती है, उसी समय होती है, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है, वायुमंडल है, हवा की जो रफ्तार है, प्रणाली है, वो इन घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि पहाड़ ढह गए और मिट्टी पूरी नदी में आ गई। मड स्लाइड जिसको कहते हैं, कीचड़ की पूरा नदी बन गई, आखिर क्यों? देखिए, इसको कहेंगे, हिमालय जो है ना, वो दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से माना जाता है, और ये पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट के जो टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से बनी है। मतलब मैंने आपको कई बार दिखाया है एनिमेशन में कि इंडियन प्लेट्स जो है ना, वो आगे आई उधर से पेंजिया से निकलकर, और वो यूरेशियन प्लेट में टक्कर मार रही है, और अभी भी टक्कर हो रही है। इसलिए हिमालय हर साल हर वक्त ऊंचा होता जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि वो अभी जो है ना, वो पूरी तरह से ठोस पहाड़ बना नहीं है। तो हिमालय के जो पहाड़ हैं उसकी चट्टानें भुरभुरी कमज़ोर मिट्टी की बनी हुई हैं, और बादल फटने यानी अचानक पानी अगर आ गया तो फिर मिट्टी में जो हाइड्रोस्टैटिक यानी पानी का जो प्रेशर है ना, वो ज़्यादा बढ़ता है, तो मिट्टी जो है ना बह जाती है। ये एक बड़ा समस्या है वहाँ पर। ओके, तो और पेड़ों की कटाई भी हो रही है, पेड़ों में जंगलों में आग लग जाने की घटना होती है। ऐसे में जो पेड़ जो है ना मिट्टी को बांधे रखते हैं, वो भी अब जल गए पेड़ तो ख़त्म हो गए, काट दिए गए पेड़ तो फिर वो ख़त्म हो गए। तो ऐसे में अगर बारिश जोर की हो गई, बादल फट गया, तो फिर तो पूरा फ्लश आउट हो जाता है। जो आप इस तरीके का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये सब देखिए किस तरीके से मड स्लाइड एक तरह से हुआ। अब सवाल यहाँ पर होगा कि क्या बादल फटने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? देखिए, बारिश का तो अनुमान लगाया जा सकता है कि फलाना ज़िले में बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी, इस तरह का। लेकिन किस क्षेत्र में, एक स्पेसिफिक जगह पर, ठीक है, वहाँ जोरदार बारिश होगी, बादल फट जाएगा, ये अनुमान लगाना अभी तक मतलब संभव अभी तक नहीं ऐसा हो पाया है। ठीक है, पूर्वानुमान हल्की, भारी या ज़्यादा बारिश की हो सकती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की जो भविष्यवाणी है ना, वो करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, उस वक्त की परिस्थिति के अनुसार होता है। अचानक से आमतौर पर एक ज़िले में, आप आजकल कभी कभी मैसेज भी आता है ना, आपके पास भी आता होगा, हमारे पास भी आता है सरकार की ओर से, कि SMS की ओर कि इस क्षेत्र में जो है बारिश ज़्यादा होने वाली है, तूफान आने वाला है, इस तरह के आप लोग सतर्क रहें। ठीक है, तो क्या होता है, पूरे ज़िले का या आसपास के 3-4 ज़िले का वो अनुमान रहता है। अगर आप कहेंगे कि आपके मोहल्ले का या आपके 3-4 मोहल्ले का ही स्पेसिफिक बता दिया जाए कि कितना पानी बरसने वाला है, ये अभी तक एक्चुअल में वो संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये पता नहीं चल पाता है और ये हालात हो जाते हैं अचानक, और लोगों को निकलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, क्यों होता है ये सब? मतलब एक तो समझ लिया आपने कि बादल फटता क्यों है, क्योंकि नमी आई और वहाँ पर अचानक से ठंडा वातावरण मिला और फिर वो गिर गया नीचे। आखिर ये हो क्यों रहा है? आखिर लगातार क्यों बादल फटने की घटनाएं देखने को मिल रही है? अभी हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला था। देखिए, इन सब का जो मामला है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। धरती गर्म हो रही है, तो इसकी वजह से जो
जलवायु से संबंधित जो बहुत कठिन कठिन क्या कहिए उसको, किसी चीज़ का तीव्र होना, मतलब कि जैसे सूखा बहुत ज़्यादा हो जाना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाना, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाना, इस तरह की घटनाएं जो है ना वो बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। केवल भारत की ही बात नहीं है, ये पैटर्न पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बादल फटने या फिर तमाम जो जलवायु परिवर्तन चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर पूरी दुनिया जो है बैठती है और विचार विमर्श भी करती है। ठीक है, तो ये जो मुद्दा था बहुत महत्वपूर्ण था, जो आपने ये जाना मैप वगैरह के जरिए, 3D मैप के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, ये सब मैंने बताया। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ की राजधानी क्या है? 2 राजधानी है, एक देहरादून है और गैंडसैंण है, उसको भराड़ी सैंण भी कहा जाता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। ओके, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका जो PDF है ना वो पूरा डिटेल में दिया हुआ, जो भी मैंने बताया है वो शार्प लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा। ये गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ भी है। और हम लोग का एक हेल्पलाइन नंबर भी है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसके अलावा यूट्यूब पर ही मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप सीधे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो कोई भी बात हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टीम एक एक कमेंट्स को देखती है और एक एक मैसेज को देखती है। ठीक है, और आपको बताऊं कि शार्प लर्निंग ऐप पर करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कराई जाती है। उसके लिए 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो कि UPSC, स्टेट PCS इन सब के लेवल का है, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है। तो देख सकते हैं आप इन सब के ज़रिए क्या मिलता है, पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट मिल जाता है। और जो हमने अभी मैराथन वीडियो भी जारी किया था यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, जनवरी से लेकर जुलाई तक का, उसका भी PDF है। और PDF कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर भी होता है, 1 लाइनर, MCQ होता है और MCQ विद नोट्स भी होता है डिटेल्स में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग होता है। टेस्ट भी उसमें है, तमाम सारे करंट अफेयर्स के इसके अलावा संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज़ हैं। ओके, वीडियो होता है, मतलब पूरा का पूरा करंट अफेयर्स को लेकर पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। शार्प लर्निंग ऐप पर अभी छूट चल रही है और इसका लाभ उठा सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। एक और बात कि 72nd यानी 72वीं BPSC के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। एडमिशन लगातार हो रहे हैं और 11 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो 11 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। प्राइस ये है, बढ़ने से पहले प्राइस आप ज्वाइन कर लेना अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। और ये हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया 5 अगस्त 2025 को, तो किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, इनमें से कौन? आंसर का A और B दोनों, यानी जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार। ठीक है, इन सब राज्यों के गवर्नर वो रह चुके थे। सत्यपाल मलिक 79 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार थे, डायबिटीज़, किडनी की बीमारी और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से ग्रस्त थे। ठीक है, गवर्नर रह चुके थे कई राज्यों के, इन सारे राज्यों के अलग अलग समय में। और ख़ास बात है कि जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त जो किया गया था उस समय, यानी 5 अगस्त 2019 को सत्यपाल मलिक ही गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो राज्य है जम्मू कश्मीर, उसको 2 हिस्से में बांटा गया था और एक लद्दाख बन गया था और एक जम्मू कश्मीर रह गया था और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। तो पहले गवर्नर थे, बाद में फिर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर भी कुछ वक्त के लिए काम किया था, फिर बाद में इनका ट्रांसफ़र हो गया था दूसरी जगह, दूसरे राज्यों में। राजनीतिक जीवन की अगर बात करेंगे तो 1960 के दशक में वो राम मनोहर लोहिया की जो समाजवादी विचारधारा है उससे प्रेरित होकर, उससे प्रेरणा लेकर राजनीति में आए थे। 1980 के दशक में के मध्य में कुछ वक्त के लिए कांग्रेस के साथ भी रहे। 2004 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे उस दौरान। 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2012 में
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे 2014 के जो लोकसभा चुनाव है। उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनकी टीम के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। राजनीतिक रूप से जो प्रभावशाली जाट समुदाय हैं उससे ताल्लुक़ रखते थे। उत्तर प्रदेश के बागपत से थे और हरियाणा से भी उनके पैतृक जड़ें थी जुड़ी हुई। हालांकि बाद के दिनों में प्रधानमंत्री से इनका मतभेद हो गया। इतना तगड़ा मतभेद हुआ कि जिस घोटाले का खुलासा इन्होंने किया उसी घोटाले के मामले में चार्जशीट इन पर दाखिल कर दी गई थी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा IIT मद्रास यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में स्थापित इंडियन आर्मी रिसर्च सेल यानी IARC, उसका नाम क्या है, जिसका उद्घाटन सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने अगस्त 2025 में किया। आंसर का अग्निशोध, मतलब वहाँ पर रिसर्च वगैरह के काम होंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना वो PIB का है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसका मैं क्लिपिंग यहाँ पर दे रहा हूँ। मैं हर टॉपिक का जो इम्पॉर्टेंट क्लिपिंग है, यानी हम जो जहाँ से ऑथेंटिक सोर्स से करंट अफेयर्स बनाते हैं वहाँ का पूरा कंटेंट भी दिखाते हैं हम सोर्स के तौर पर, ठीक है, ताकि आपको भी ये समझ में जाए कि कहाँ से ये कंटेंट आया गया है। ऐसे ही कहीं से सुनी सुनाई या किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके ऐसा नहीं किया गया, बजाबता उसको पढ़ा गया, देखा गया, तब जाके ये कंटेंट ये सब बनाया जाता है, ठीक है। तो आर्मी चीफ ने इंडियन आर्मी रिसर्च सेल जिसका नाम है अग्निशोध, उसका उद्घाटन किया है 4 अगस्त को। ये क्या काम करेगा ये सेल, तो ये जो है ना वो बहुत सारे मतलब आर्मी को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके अलावा UAV, इन सब के मामले में सशस्त्र बलों को, खासतौर पे आर्मी को जो है ना वो सपोर्ट करेगा वो रिसर्च के जरिए, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी जो आर्मी चीफ हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को यमुना रिवर पर प्रस्तावित किस तरह के बांध से ताजमहल की नींव पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन करने की सलाह दी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो? रबर डैम, ठीक है, रबर बांध, ओके। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में, स्पेशल आर्टिकल था इस पर, ठीक है, ताजमहल को लेकर, यमुना को लेकर, ये रबर डैम को लेकर, ये सब चीज़ें हैं। तो लोकसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री हैं राजभूषण चौधरी, उन्होंने इसके बारे में जवाब दिया। एक सवाल पूछा गया था सांसद के द्वारा, उसी में उन्होंने कहा कि सिंचाई और जल संसाधन विभाग को ये कहा गया है कि ताजमहल के नींव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ये रबर डैम बनने की वजह से, तो उसका साइंटिफिक वो अध्ययन कराया जाए, रिसर्च कराया जाए, ठीक है। दरअसल क्या है ना, ताजमहल, एक बार मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़, ये ताजमहल है ना, ताजमहल किस चीज़ पर टिका हुआ है? बहुत सारे वेल हैं यानी कुएँ हैं, ठीक है, और उसमें लकड़ियाँ हैं खास तरह की, और उन पर ये टिका हुआ है, और उन कुओं में यमुना से रिसकर पानी जाता है। जब तक यमुना में पानी है तब तक ये ताजमहल खड़ा रहेगा, ठीक है, तब तक वो लकड़ियाँ जो है ना वो इस वेल में वो सही रहेंगी इसमें, ठीक है। तो वेल में लकड़ियाँ हैं, उसी पर ये पूरा का पूरा ताजमहल टिका हुआ है। एक बार आप सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं आप, ये रिवर है, ठीक है, नदी है, और नदी के ठीक सटा हुआ ये ताजमहल है, ओके। और नज़दीक चलते हैं इसको लेकर, ठीक है। तो ये ताजमहल जो है ना, इसमें ढेर सारे वेल है, कुएं बने हुए हैं, उसमें लकड़ियां हैं, और उसी पर ये आधारित है, ठीक है। अब ताजमहल को जो नदी के किनारे बनाना था ना शाहजहां को, उस समय बहुत सारी चीज़ें सोची गई थी, और ये भी सोचा गया था कि नदी के किनारे बनेगा तो आखिर ये कैसे रह पाएगा, तो उसको लेकर कई सारी चीज़ें भी की गई। जैसे यहाँ पर क्या है, नदी की धारा उधर से आती है, तो अगर तेज धारा भी होगी तो यहाँ पर मुड़ेगी ताकि यहाँ नुकसान ना हो, और यहाँ पर आए पानी तो ये इसके जो कुएं बने हुए हैं उसमें पानी आया, उसमें जो लकड़ियाँ हैं शायद साल की लकड़ियाँ हैं, साल की, तो वो इसमें सुरक्षित रहें, ठीक है। तो 2 तरह के काम हो जाएंगे इससे। एक तो रबर डैम बनाने से क्या होगा,
आगरा में पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। और नदी जो अभी बिल्कुल सूखी हुई होती है, अभी बरसात के वक्त बस आपको पानी दिखेगा, बाकी समय नाले की तरह दिखता है, क्योंकि सारा पानी ज़्यादातर वो दिल्ली ही पी जाती है, दिल्ली में ही ले लिया जाता है, वो आके वहाँ से तो नाला आता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी स्थिति होती है। तो ये क्या है ना, रबर डैम इस तरह का बनाने की है। रबर डैम क्या होता है ना, वो कपड़े पे रबर की लेप होती है बहुत मोटी सी, और उसको फुला दिया जाता तो फूल जाता है, तो पानी को रोक देता है। फिर उसको हवा निकाल दी गई, यानी फुलाना कम कर दिया गया, तो पानी आगे पास हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ है। इससे क्या होगा, फ़ायदा यही है कि जो आगरा में पानी की अनुपलब्धता है उसको थोड़ी सी बेहतर स्थिति मिल पाएगी, वहाँ पानी रह पाएगा, लेकिन वो गंदा पानी ही होगा। लेकिन एक और बात है कि ताजमहल को जो यहाँ वेल बने हुए हैं ना, उसमें पानी मिल पाएगा इसके ज़रिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने समझा, जाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12वीं के सिलेबस में किस नए टॉपिक जोड़ा है, इनमें से क्या है? आंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर और एक्सियोम मिशन 4। ठीक है, तो इसका मकसद है स्टूडेंट को ये समझाना कि किस तरीके से भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेता है। ओके, तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 लोग मारे गए थे उसमें। और इसके जवाब में भारत ने POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के जो टेरर साइट्स थे वहाँ पर टारगेट किया था और हमला किया था, और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। 4 दिन तक संघर्ष की स्थिति बनी थी। ठीक है, और दूसरा एक्सियोम 4 मिशन था, उसके तहत भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, तो वो ISS पहुँचे थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 1 अगस्त से लागू हो गया, तो इसके ज़रिए किन कानूनों में संशोधन किए गए हैं? किन कानूनों में? आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 और 1980। तो इन सब में जो है ना वो बदलाव या संशोधन जो किया गया है उसके ज़रिए। ठीक है, तो 1 अगस्त से लागू हो गया है। इनका जो उद्देश्य है वो बैंकों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर बनाना, जमाकर्ता निवेशक जो हैं उन सब की सुरक्षा करना, और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में ऑडिट में सुधार करना। इसके अलावा सहकारी बैंकों में जो निदेशक हैं उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है इसके ज़रिए। ठीक है, और मुख्य तौर पे जो सुधार है ना उसमें ये है कि उचित ब्याज सीमा जो है ना उसको संशोधित किया गया है। पहले 5 लाख था, अब उसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। अब उचित ब्याज क्या होती है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी अधिकारी है और किसी ऐसी कंपनी को टेंडर देता है जिसमें उसके परिवार के किसी सदस्य की बड़ी भागीदारी है, जैसे शेयर होल्डिंग है या डायरेक्टर का पद है, तो उसको कहा जाएगा कि उस अधिकारी का उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी उचित ब्याज है। तो इस स्थिति को ये दर्शाता है कि निदेशक या जो अधिकारी है वो किसी फर्म में महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी है अगर, तो उसके हितों का टकराव किस तरीके से हो सकता है। ऐसे में क्या होगा, फिर उनको टेंडर नहीं देना है। इस तरह की चीज़ें ये तय कर दी गई हैं। ठीक है, ये इसी तरह सहकारी बैंकों के मामले में क्या हुआ है, सुधार हुआ है कि सहकारी जो बैंक हैं उसके डायरेक्टर का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिए गए हैं, हालांकि अध्यक्ष और पूर्णकालिक जो निदेशक हैं उनको छोड़कर। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब मनाया गया? आंसर होगा 1 से 7 अगस्त को। और इस बार की थीम क्या है? थीम आप देख लीजिए, इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, यानी स्तनपान में निवेश करें, भविष्य में निवेश करें, ये है इस बार की थीम।
ये WHO के द्वारा घोषित है। आपको अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना तो कई तरह के थीम आपको दिखेंगे 2025 के ही, लेकिन जो ऑथेंटिक थीम है ना वो आपको WHO का ही है और इसी को आपको मानना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद उसको सर्च करते हैं, फिर बताते हैं कि नहीं नहीं वहाँ तो ये लिखा हुआ था। तो आपको जो ये दिवस है ना, विश्व स्तनपान सप्ताह, या दिवस नहीं वीक कहिए इसको, तो वीक जो है वो WHO के द्वारा घोषित है। तो ऐसे में जो थीम है वो WHO के द्वारा घोषित ही थीम आपको मानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। बात है 1945 की। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ना वो निर्णायक दौर में पहुंच चुका था और मित्र देशों की जीत लगभग तय हो चुकी थी। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सिर्फ जापान ही था जो मित्र देशों को टक्कर दे रहा था। तो जुलाई 1945 में, ठीक है, फिर क्या हुआ कि जुलाई 1945 में अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन थे, इसके अलावा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन, तो वो जर्मनी के एक शहर में मिले और तय किया कि जापान को बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करवाना है और अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करता है तो फिर सख्त कदम उठाए जाएंगे। और उसी के तहत क्या हुआ कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिरा दिया और उसके 3 दिन बाद ही नागासाकी शहर पर भी दूसरा परमाणु बम गिराया गया और दोनों शहर तबाह हो गए। 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी और जो बच गए उनकी ज़िंदगी नर्क से बदतर हो गई थी। दुनिया में पहली और आखिरी बार युद्ध में परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था। युद्ध की बात करूं मैं, ओके। तो इसलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस जो है ना वो मनाया जाता है, इन खतरों को के बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। अब आप सोचिए ना कि 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए अमेरिका के कदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अगस्त 2025 वाली जो अभी की है, आज ही किया है 6 अगस्त को। तो रेपो रेट में बदलाव नहीं किया, तो ये रेपो रेट कितना है? आंसर का 5.5%, ठीक है। ये 6 अगस्त को मीटिंग हुई थी MPC की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं 5.5% को उतना बरकरार रखा है। और ये कौन कह रहा है? तो गवर्नर संजय मल्होत्रा वो ये बात कह रहे हैं। ये मीटिंग हुई, हालांकि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी ना पिछले 2 महीने पहले, तो उसमें घटाया गया था। उस समय था 6.5 पहले, तो उसको 5.5 पर रख दिया गया था, 2 महीने पहले की बात है। लेकिन अभी 5.5% को ही रेपो रेट को उतना ही रखा गया है। अब सवाल ये हो कि रेपो रेट होता क्या है, ये जो चर्चा हो रही है, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। रेपो रेट को आसान भाषा में अगर कहिए, इसको समझना हो ना, तो जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं ना, तो उस पर आपको ब्याज देना होता है, वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के काम के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है। और वो ये रकम कहाँ से लेते हैं? वो ये रकम आरबीआई से लेते हैं, ठीक है। बैंक ने लिया, आरबीआई से रकम ले लिया, ओके। इसी को कहा जाता है रेपो रेट। मतलब जो ब्याज दर वसूला आरबीआई ने, उसी को कहा जाता है रेपो रेट, ठीक है। अब बैंकों के पास भी कई बार बहुत सारा रकम आ जाती है, तो कहाँ रखे? तो वो क्या करता है, आरबीआई को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस पर आरबीआई भी ब्याज देता है। तो आरबीआई जो ब्याज देता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये रेपो रेट हो गया, उधर से रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो ये रेपो रेट जो है ना वही 5.5 स्थिर रखा गया है। अब सवाल ये होगा कि रेपो रेट से आपको और हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आरबीआई ने किया तो किया, नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। आरबीआई के पास ना रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है ना, तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। रेपो रेट बढ़ा दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, इकॉनमी में मनी का जो फ्लो है ना वो कम हो जाता है, कम करने की कोशिश होता है। अब ये मनी का फ्लो कैसे कम होता है? तो जब बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा, यानी रेपो रेट अगर कम होगा,
तो बैंक अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज देने लगते हैं, ठीक है। अगर रिजर्व बैंक जो ना आरबीआई वो रेपो रेट को बढ़ा देता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, फिर वो अपने ग्राहकों को भी जो कर्ज है ना वो महंगा देते हैं। ओके, आप देखिए पिछली बार जो बैंकों का तो जो अगर हाउसिंग बैंक का देखेंगे 9.6% तक पहुंच गया था, बाकी पर्सनल लोन तो 18% पर पहुंच गए थे। तो ये अब उसमें क्या ज़्यादा ब्याज अगर देना हो तो लोग क्या करते हैं, लोग फिर कतराने लगते हैं कि हम लोन नहीं लेंगे, बहुत महंगा कर्ज होगा। तो उससे क्या होता है कि जब बैंक से लोन कम लेना लोगों ने शुरू कर दिया, उससे मनी का फ्लो कम हो गया, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त ढंग से, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पीडीएफ आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा, फ्री में डेली का पीडीएफ है। और अगर शानदार तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, आईएसपीसी से, और एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है। ओके, और 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 11 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ओके, मिलते हैं कल मॉर्निंग को, बाय।